क्या कभी सोचा है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था एक बिल्कुल नया देश और मधुमक्खियों के कानूनी अधिकारों में आखिर कॉमन क्या हो सकता है? सुनने में ये बातें बिल्कुल अलग लगती हैं, पर ये सब उन बड़े बदलावों का हिस्सा हैं जो हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रहे हैं। चलिए आज इन्हीं को समझने की कोशिश करते हैं। सुनने में ये तीनों बातें एकदम अलग अलग लगती हैं, है ना? पर असल में ये एक ही कहानी के तीन अलग अलग पहलू हैं। ये उन बड़े ग्लोबल बदलावों की तरफ इशारा कर रही हैं जिन्हें हम आज एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसे और पावर की, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी में जो बड़े फेरबदल हो रहे हैं उनकी। ट्रेड करने के जो पुराने तौर तरीके थे ना, वो अब बदल रहे हैं और नए नए खिलाड़ी मैदान में उतर रहे हैं। 4.18 ट्रिलियन डॉलर। जरा सोचिए, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये आंकड़ा है भारत की अर्थव्यवस्था का नया साइज, और इसने हाल ही में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो हुआ यह है कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये ग्लोबल इकोनॉमिक पावर में हो रहे एक बहुत बड़े शिफ्ट का साफ साफ संकेत है। लेकिन देखिए, इस जबरदस्त आर्थिक छलांग के साथ ही एक नई चुनौती भी सामने आ गई है। यूरोपियन यूनियन ने एक ऐसा नया ट्रेड रूल बनाया है जो भारत जैसी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यूरोपियन यूनियन ने दुनिया का पहला कार्बन बॉर्डर टैक्स लागू किया है। नाम है CBAM। इसका सीधा सा मतलब है कि अब अगर कोई देश यूरोप में अपना सामान बेचता है तो उसे उस सामान को बनाने में हुए कार्बन एमिशन यानी प्रदूषण के आधार पर टैक्स देना होगा। तो असल में इसका असर पड़ेगा कैसे? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई यूरोपियन कंपनी भारत से 100 यूरो में स्टील खरीद रही थी। अब CBAM लगने के बाद उसे 20 यूरो का एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। तो स्टील की कीमत हो गई 120 यूरो। वहीं अगर यूरोप में बना स्टील 110 यूरो का है तो जाहिर है भारतीय कंपनी के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो अपनी कीमत कम करे या फिर अपना कस्टमर खो दे। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। देखिए, फिनलैंड ने 1990 में अपने देश के अंदर कार्बन टैक्स लगाया था अपनी ही कंपनियों पर। लेकिन यूरोपियन यूनियन दुनिया में पहला ऐसा संगठन है जो दूसरे देशों से आने वाले सामान पर, यानी बॉर्डर पार करने वाले प्रोडक्ट्स पर, उनके कार्बन फुटप्रिंट के हिसाब से टैक्स लगा रहा है। ये एक बिल्कुल नई चीज है। चलिए अब बात करते हैं सीमाओं की, बॉर्डर्स की। देखते हैं कि कैसे दुनिया में जियोपॉलिटिकल लकीरें खींची भी जा रही हैं और उन्हें मिटाने की कोशिशें भी हो रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बस ऐलान कर दे और एक नया देश बन जाए? यही सवाल हमें सोमालीलैंड की बहुत ही दिलचस्प कहानी की तरफ ले जाता है, जो दशकों से दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहा है। हाल ही में एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल घटना हुई है। सोमालीलैंड, जिसके पास अपनी सरकार, अपनी करेंसी और अपना पासपोर्ट तो सालों से था, लेकिन उसे कोई भी देश मान्यता नहीं देता था। अब इजरायल ने उसे एक स्वतंत्र देश के तौर पर औपचारिक मान्यता दे दी है। सोमालीलैंड का यह सफर काफी लंबा और मुश्किलों भरा रहा है। 1960 में आज़ादी मिलने के बाद ये सोमालिया का हिस्सा बना। फिर 1991 में एक भयानक गृहयुद्ध के बाद इसने खुद को अलग और स्वतंत्र घोषित कर दिया। लेकिन इस एक पल के लिए, मतलब ऑफिशियल मान्यता के लिए, इसे दशकों का लंबा इंतजार करना पड़ा। तो देखिए, एक तरफ तो नई लकीरें खींची जा रही हैं और उन्हें मान्यता मिल रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दुनिया में जो पुरानी सीमाएं हैं वहां तनाव कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। मिसाल के तौर पर हाल की 2 घटनाओं पर नजर डालें तो ये साफ हो जाता है। यमन में सऊदी अरब का एक बंदरगाह पर हवाई हमला और उधर रूस का बेलारूस में अपनी सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर केपेबल मिसाइलें तैनात करना। ये दोनों ही घटनाएं दिखाती हैं कि दुनिया में टेंशन अभी भी बहुत ज्यादा है। और अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी बड़े बदलाव पर। ये इस बात से जुड़ा है कि हम अपनी धरती को, यानी प्रकृति को, कानूनी और आर्थिक तौर पर कैसे देख रहे हैं। और यकीन मानिए, इस सोच में एक क्रांतिकारी बदलाव आ रहा है। ये खबर सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प है। पेरू में अमेज़न के जंगलों में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को लीगल राइट्स यानी कानूनी अधिकार दिए गए हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब इन मधुमक्खियों को कानूनी तौर पर एक व्यक्ति या कंपनी जैसा दर्जा मिल गया है। अगर कोई उनके घर यानी उनके जंगल को नुकसान पहुंचाता है तो अब अदालत में इन मधुमक्खियों की तरफ से केस लड़ा जा सकता है। और पता है, ये जो सोच है ना कि प्रकृति के भी अधिकार हैं, ये अब सिर्फ कानून तक ही सीमित नहीं है, ये इकोनॉमी में भी आ रही है। भारत का राज्य छत्तीसगढ़ ग्रीन GDP का कॉन्सेप्ट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है।
इसका मतलब है कि अब जब राज्य अपनी तरक्की का हिसाब लगाएगा तो सिर्फ बनी हुई सड़कों और फैक्ट्रियों को नहीं गिनेगा, बल्कि विकास के नाम पर जो जंगल कटे और जो नदियां प्रदूषित हुईं, उनकी कीमत को जीडीपी से घटाया भी जाएगा। और हाँ, ये कोई एक दो जगह की बात नहीं है, ये एक ग्लोबल मूवमेंट बनता जा रहा है। इक्वाडोर ने जानवरों को संवैधानिक अधिकार दिए, न्यूजीलैंड ने एक नदी और एक पहाड़ को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया, और भारत में भी कैमू टाइगर रिजर्व जैसे बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो जब हम इन सारी अलग अलग दिखने वाली कड़ियों को जोड़ते हैं तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। हम देख रहे हैं कि दुनिया को चलाने वाले जो बुनियादी नियम हैं, उन्हें फिर से लिखा जा रहा है। तो कुल मिला के 3 बड़े शिफ्ट्स हो रहे हैं। पहला, इकोनॉमी के नियम बदल रहे हैं और अब क्लाइमेट पॉलिसी तय कर रही है कि ट्रेड कैसे होगा। दूसरा, एक देश होने का मतलब क्या है, इस परिभाषा को ही चुनौती मिल रही है। और तीसरा, प्रकृति अब सिर्फ एक संपत्ति नहीं बल्कि अधिकारों वाली एक लीगल एंटिटी बन रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब पैसे, देशों और प्रकृति के पुराने नक्शे मिटाए जा रहे हैं और नए नक्शे बनाए जा रहे हैं, तो हमें और आपको भविष्य के लिए दुनिया का कौन सा नया नक्शा सीखने की जरूरत पड़ेगी। को कैसी लगी हमारी वीडियो, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।